बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइन। हम कंपाइलर डिज़ाइन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्टेप्स हैं, कंपाइलर को डिज़ाइन करने में कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को एंड तक देखें, एंड तक सुने, ताकि लेक्चर को देखने के बाद हमें इसकी समझ आ जाए या इसके रिलेटेड जो भी हमारी क्यूरी हो उसको हम अपने नेक्स्ट जूम के सेशन में क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए लेक्चर सारा देखना इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइन। इसमें हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फेजेस ऑफ ए कंपाइलर। कंपाइलेशन प्रोसेस इज़ पार्टीशन इनटू सब प्रोसेस कॉल्ड फेजेस। जो हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस होता है उनको हम आगे डिफरेंट सब प्रोसेस में आप कह सकते हैं सब फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम कह सकते हैं फेजेस। या उनकी आगे हम पार्टीशंस कर देते हैं, उनको सब प्रोसेसेस में हम कर देते हैं आगे डिवाइड, उनको हम कह सकते हैं फेजेस, जो हमारे पास सब प्रोसेसेस होंगे। कंपाइलर ऑपरेट्स इन फेजेस, ठीक है। ए फेज इज़ ए लॉजिकली इंटररिलेटेड ऑपरेशन दैट टेक्स सोर्स प्रोग्राम इन वन रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन अनदर रिप्रेजेंटेशन। तो वो कह रहा है ये हमारे पास फेज इस तरह इंटररिलेटेड होगा जो सोर्स प्रोग्राम को एक रिप्रेजेंटेशन से लेकर दूसरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। दोबारा बता देता हूँ, ये हमारे पास कैसा प्रोसेस होगा जिसमें सोर्स प्रोग्राम को एक रिप्रेजेंटेशन से लेकर दूसरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है हमारा फेज़ ऑफ कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन के हमारे पास फेज़ हैं, दो तरह के हमारे पास फेज़ होंगे। देयर आर टू फेजेस ऑफ कंपाइलेशन। पहला हमारे पास एनालिसिस है और दूसरा सिंथेसिस। एनालिसिस में हमारे पास मशीन इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज डिपेंडेंट है, ठीक है। और सिंथेसिस में हमारे पास मशीन डिपेंडेंट होगी और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगी। एनालिसिस में हमारे पास मशीन जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो डिपेंडेंट होगी। और नीचे वाले में हमारे पास मशीन जो होगी वो डिपेंडेंट होगी और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। इसको हम पार्सिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर। सबसे पहले उसमें स्टेप्स होता है लेक्सिकल एनालिसिस। हमने एनालिसिस अब शुरू करना है कंपाइलर का कि कंपाइलर किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस में क्या है हम पढ़ते हैं, स्कैनर रीड्स दी सोर्स प्रोग्राम वन करैक्टर एट अ टाइम, ठीक है। एक टाइम वो कह रहा है स्कैनर एक करैक्टर को रीड करेगा। क्रेविंग्स दी carvings the source program into a sequence of automatic units called tokens। जो हमारे पास सोर्स प्रोग्राम के सीक्वेंस होंगे, ठीक है, उनको हम क्या कह सकते हैं, टोकन्स, ठीक है। जो ऑटोमेटिक यूनिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, टोकन्स। इसमें इसने बताया कि स्कैनर जो है वो सोर्स प्रोग्राम के एक करैक्टर को एक टाइम पे रीड करता है। मतलब ये नहीं है कि सारे को एक दफ़ा ही रीड कर लेगा, वन करैक्टर एट वन टाइम, ठीक है। और जो उसके प्रोग्राम इन सीक्वेंस में उसको कन्वर्ट करेगा उसको हम क्या कह सकते हैं, टोकन्स। उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस है। द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सिंग। जिस तरह मैंने आपको पीछे भी बताया, इसको हम सिंटैक्स एनालिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। इन दिस फेज expressions, statements, declaration, etc. are identified by using the result of lexical analysis। जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया होता है उसके रिजल्ट्स को लेते हुए हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं, एक्सप्रेशंस अपनी डिक्लेयर कर लेंगे, या किसी भी किस्म की हमने डिक्लेरेशन करनी हो तो वो हम यहाँ पे इस फेज़ में कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रीवियस एनालिसिस, जो कि हमारे पास था लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम अपने सिंटैक्स एनालिसिस फेज़ में एक्सप्रेशंस को, स्टेटमेंट्स को और डिक्लेरेशंस को हम आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करवा सकते हैं। सिंटैक्स एनालिसिस इज़ एडिड बाय यूजिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन फॉर्मल ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
वो कह रहा है जो हमारे पास सिंटैक्स एनालिसिस की टेक्निक्स होती हैं वो किस पे बेस करती हैं, फॉर्मल ग्रामर पे और ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके फॉर्मल ग्रामर पे ये चीज़ें टेक्निक्स इसकी बेस करती हैं। तो ये था हमारे पास सिंटैक्स एनालिसिस। नेक्स्ट है इसका तीसरा स्टेप है हमारे पास सिमेंटिक एनालिसिस। पहला स्टेप हमने देखा है, ठीक है, अब दूसरा देखा है और फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस अब क्या है? सिमेंटिक एनालिसिस चेक्स वेदर द पार्स ट्री कंस्ट्रक्टेड फॉलोज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये चेक करता है कि जो हमारे पास पार्स ट्री है वो लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो फॉलो नहीं कर रहा तो इसका काम है उसको फॉलो करवाना। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस चेक्स वेदर द पार्स ट्री कंस्ट्रक्टेड फॉलोज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसने बस देखना होता है कि लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जांपल, असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज इज बिटवीन कंपैटिबल डाटा टाइप्स एंड एडिंग स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास सिमेंटिक एनालिसिस की। आल्सो द सिमेंटिक एनालाइजर कीप्स ट्रैक्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, एंड टाइप्स आर एंड देयर टाइप्स एंड एक्सप्रेशंस। जिस तरह हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको डिक्लेयर किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। वेदर आइडेंटिफायर्स आर डिक्लेयर्ड बिफोर यूज़ और नॉट। बेशक आइडेंटिफायर यूज़ से पहले डिक्लेयर कर दिए गए हैं या नहीं कर दिए गए, लेकिन जो हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है, वो इस सारे का ध्यान रखते हैं। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस में जो भी हमारे पास ट्रैक होगा, जितने भी हमारे पास टाइप्स उसकी एक्सप्रेशंस होंगी, इन सारों को ट्रैक आउट किया जाएगा, इन सारों को आइडेंटिफाई किया जाएगा थ्रू आइडेंटिफायर्स। द सिमेंटिक एनालाइजर प्रोड्यूस एंड द सिमेंटिक एनालाइजर प्रोड्यूस एंड एनोटेटेड सिंटैक्स ट्री एज एन आउटपुट। तो इसकी जो हमारे पास आउटपुट होगी वो क्या होगा? सिंटैक्स ट्री। सिमेंटिक ट्री के बाद सिमेंटिक एनालिसिस के बाद हमारे पास जो आउटपुट होगी उसको हम क्या कह सकते हैं? सिंटैक्स ट्री। उसके बाद है हमारे पास इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, फर्दर स्टेप है, वो हमारे पास इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है। ये जो हमारे पास दूसरी या तीसरी स्लाइड है उसमें मैंने इसका स्ट्रक्चर एक साइड पर ड्रा किया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं, इसलिए हम स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। हमने कोड को अब जनरेट करना है और वो कैसे करना है वो हम देखेंगे। एंड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल मशीन लैंग्वेज कोड इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है उसमें हमने कोड को प्रोड्यूस कर लेना होता है, कोड की रिप्रेजेंटेशन होती है। मैनी स्टाइल्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड्स आर पॉसिबल। ठीक है, वन कॉमन स्टाइल यूज इंस्ट्रक्शन विद वन ऑपरेटर एंड ए स्मॉल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ठीक हो गया। द आउटपुट ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर इज सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्स ट्री। जो भी हमारे पास आउटपुट होगी सिंटैक्स एनालाइजर की, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी? पार्स ट्री की। ये बात हम पीछे भी कर रहे हैं, जो भी हमारे पास आउटपुट होगी किसकी? सिंटैक्स एनालाइजर की, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी पार्स ट्री की। एक और पॉइंट है, द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज ट्रांसफॉर्म दिस फेज ट्री इनटू ए इंटरमीडिएट लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। फिर ये जो हमारे पास आउटपुट होगी जो हमारे पास पार्स ट्री में होगी, ठीक है, इस पार्स ट्री को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ट्रांसलेट कर दिया जाता है किधर में? किस में? इंटरमीडिएट लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। इस हमारे पास पार्स ट्री को इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन। पीछे हमने पढ़ा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड को हमने जनरेट करना है। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन है, इसको हम पढ़ते हैं। दिस इज़ ऑप्शनल फेज डिस्क्राइब टू इम्प्रूव द इंटरमीडिएट कोड सो डैट द आउटपुट रन फास्टर एंड टेक लेस स्पेस। सो ये बता रहा है कि ये हमारे पास इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। किसी भी फेज़ को कोड जनरेशन के किसी भी फेज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होता है, ताकि आउटपुट तेज़ी से काम करे और थोड़ी स्पेस में वो रह सके, ताकि थोड़ी स्पेस ले और तेज़ी से काम कर सके।
क्योंकि हम यही रिक्वायर्ड है, हमारे हमारे जो हम यूज़र्स हैं, तो यूज़र को यही रिक्वायर्ड होता है कि जो भी आउटपुट हो वो अच्छे से काम करे, रिलायबल हो, एफिशिएंट हो, ठीक है, रन फास्टर, तेज़ी से काम करे, और लेस स्पेस, वो थोड़ी जगह पे रहे। इट्स आउटपुट इज़ अनदर इंटरमीडिएट कोड प्रोग्राम दैट डज the same job as the original but in a way that saves time and spaces. तो ये था हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हमने देखा है कि जो भी हमारे पास आउटपुट होगी वो अच्छे से काम करनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है, और टेक्स लेस स्पेस, और थोड़ी जगह वो लेती हो जो भी हमारे पास आउटपुट होगी, ताकि हमारा टाइम भी बच सके और स्पेस भी बच सके। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन के हमने देखा है कि वो क्या है। किसी भी कोड जनरेशन को हमने बेस्ट वे में लेके जाना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो उसमें उसको हम क्या कह सकते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन। और आगे उसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, लोकल ऑप्टिमाइजेशन और लूप ऑप्टिमाइजेशन। लोकल ऑप्टिमाइजेशन, सबसे पहले हम लोकल को देखेंगे फिर लूप को। लोकल ऑप्टिमाइजेशन अब हमारे पास क्या है, देयर आर लोकल ट्रांसफॉर्मेशन डैट कैन बी अप्लाइड टू ए प्रोग्राम टू मेक एन इम्प्रूवमेंट। अब लोकल हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती हैं, जो हमने अपने किसी भी कोड को इम्प्रूव करना है वो हम इसमें देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, गो टू लाइन नंबर 2, एंड इफ़ ए लेस देन बी, देन गो टू लाइन नंबर 4। अगर आप लोगों ने एल्गोरिथम्स को पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसमें स्टेप्स जब हम परफॉर्म करते हैं, स्टेप्स राइट डाउन करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह की ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो आप लाइन नंबर इसमें चले जाएं, अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो आप वापस लाइन नंबर दिस पे चले जाएं। तो इसकी आगे एग्जाम्पल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी, मैं समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है, इसी का आप एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसी एल्गोरिदम का आप फ़्लो चार्ट भी बना सकते हैं। तो एल्गोरिदम में देखें, सबसे इसमें फ़्लो चार्ट में देखें, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, काउंट में 0 इनपुट किया जा रहा है, और इनपुट नंबर n। सवाल में हमें क्या दिया गया साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, टू इनपुट 5 वैल्यूज़ वन बाय वन एंड डिटरमाइन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन, ठीक है। 5 वैल्यूज़ हमने इनपुट करवानी है, और ये पता करवाना है कि हमने जो वैल्यूज़ इनपुट की करवाई हैं वो ऑड है या इवन है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले स्टार्ट करवा लिया, काउंट में हमने 0 रख लिया, इनपुट नंबर्स n, क्योंकि हमने यूज़र से नंबर लेने हैं इसलिए हमने इसमें n रख लिया। उसके बाद इंक्रीज़ काउंट बाय 1, क्योंकि काउंट में ऊपर हमारे पास 0 है और हमने वैल्यूज़ लेके जानी है 5 नंबर तक, 5 हमने जो भी वैल्यूज़ हैं वो इनपुट करवानी है। तो हम बारी बारी इंक्रीज़ काउंट बाय 1, बारी बारी हमने इसको इंक्रीज़ करवाते जाना है। उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर का फार्मूला नीचे लिखा हुआ है n mod 2, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब फिर रिमाइंडर इज़ ज़ीरो क्यों है, क्योंकि अगर तो वो कह रहा है कि रिमाइंडर इज़ ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे देखें, अगर तो उसको 2 पे डिवाइड करेगा, क्योंकि उसने रिमाइंडर n इज़ इक्वल टू n mod 2, अगर तो वो 2 पे डिवाइड हो गया तो हमें पता होगा कि वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। और अगर इवन होगा तो लेफ़्ट साइड पे यस है, वहाँ से नीचे क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट n इज़ इवन, एंड फिर वो उधर से नीचे आएगा, काउंट इज़ 5। ये काउंट की यहाँ पे लिमिट हमने बता दिया कि काउंट 5 तक जाएगा। एक से एक आएगा पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जब छठा आएगा तो वो उसको टर्मिनेट कर देगा, कंडीशन हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये हम लूप ऑप्टिमाइजेशन एग्जांपल ले रहे हैं, क्यों, अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए, अपने कोड को बेस्ट वे में लेके जाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये तो थी हमारे पास इवन की एग्जांपल, अब हम ऑड की एग्जांपल लेते हैं। अगर रिमाइंडर बच जाए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, लाइक 2 पे हम डिवाइड करते हैं तो पीछे कोई ना कोई चीज़ बच गई है, अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो पीछे एक बच जाएगा, तो वो हमारे पास रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो हो जाएगा, तो वो हमारे पास किस में चला जाएगा, ऑड में। इसी तरह जब वो इधर से नीचे आएगा, काउंट इज़ 5, 5 तक वो काउंट करेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट हमारे पास 6 आ जाएगा तो वो उसको क्या कर देगा, कंडीशन को टर्मिनेट कर देगा।
तो जो समझाने वाली बात है वो ये है, जब जैसे ही यहाँ पे हम इंक्रीज काउंट बाय वन, हम वन लेते हैं, वन वैल्यू लेते हैं या टू लेते हैं या थ्री या फोर फाइव कुछ भी, हमने पांच वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। वन बाय वन जब हम वैल्यूज़ लेंगे और यहाँ से इवन हो या ऑड हो, ये वहाँ से निकल के जब वो काउंट इस फाइव में आएगा ना, तो अभी लिमिट होगी, मतलब अभी मैंने एक एग्जांपल एक वैल्यू उसको दी है, पीछे चार वैल्यूज़ अभी रहती हैं, तो वो क्या करेगा, काउंट इज़ फाइव, अभी फाइव नहीं हुआ, अभी तो एक वैल्यू ही है, यहाँ से वो वापस जाएगा स्टेप नंबर थ्री पे, ठीक है। दोबारा से नंबर इनपुट करवाएगा, आगे मैंने एक नंबर इनपुट करवाया, अब यहाँ से ये वापस जाके दूसरा नंबर इनपुट करवाएगा, फिर यहाँ से जब सारा प्रोसेस होकर नीचे आएगा, फिर तीसरा नंबर इनपुट होगा, फिर जब सारा प्रोसेस हो गया आएगा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, जब पाँचवा नंबर यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर से जब छठा नंबर इनपुट होकर हमारे पास आएगा, सारा प्रोसेस के बाद जब वो यहाँ पे आएगा, उसको पता चलेगा कि हमारे पास काउंट की लिमिट कितनी हमने रखी हुई है, फाइव, उसके बाद वो उसको टर्मिनेट कर देगा, कंडीशन एंड हो जाएगी। समझने वाली बात इसमें क्या थी कि ये जो हमारे पास यहाँ से नीचे काउंट इज़ फाइव से लेकर कंडीशन ऊपर जा रही है वापस स्टेप नंबर थ्री में, जिस तरह मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी है कि इफ़ ए ग्रेटर दैन बी देन गो टू लाइन नंबर टू या स्टेप नंबर टू, इफ़ ए लेस दैन बी गो टू लाइन नंबर फोर या स्टेप नंबर फोर। ये हमारे पास कंडीशन है यहाँ पे इस तरह कि अगर काउंट फाइव तक है, अगर फाइव से कम कम है तो वापस चले जाओ लाइन नंबर थ्री पे, अगर नहीं है तो कंडीशन को ख़त्म कर दो। ये इस तरह की हम कुछ कंडीशंस लगा के अपने कोड को ज़्यादा बेस्ट वे में परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लोकल ऑप्टिमाइजेशन की एग्जांपल थी। अब हम दूसरी एग्जांपल को देखेंगे, लूप ऑप्टिमाइजेशन को। अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ लूप्स, ठीक है। स्पीड की जो लूप्स की हमारे पास स्पीड होगी उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास लूप ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होगी। ए टिपिकल लूप इम्प्रूवमेंट इज़ टू मूव द कंप्यूटेशन दैट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट ईच टाइम अराउंड द लूप टू ए पॉइंट इन द प्रोग्राम जस्ट बिफोर लूप इज़ एंटर्ड। तो इसमें क्या बता रहा है, ए टिपिकल लूप इम्प्रूवमेंट द मूव ऑफ ए कंप्यूटेशन, जो भी हम किसी किस्म का हिसाब किताब उसमें कर रहे हैं, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है या कोई और चीज़ है, तो उसके रिजल्ट्स को मॉडिफाई करके उसके रिजल्ट्स को ज़्यादा अच्छे वे से ये दे सकता है लूप, ताकि अगर एक पॉइंट पे एक ही हमारे पास बार बार तो उसको मज़ीद इम्प्रूव करवा के रिजल्ट को ये हमें दे सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोड जनरेशन। अब कोड जनरेशन क्या है, कोड जनरेशन प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट कोड बाय डिसाइडिंग ऑन द मेमोरी लोकेशंस फॉर डाटा, selecting code to assess each datum and selecting the registers in which each computation is to be done। तो इसमें इसने मेमोरी लोकेशंस को देखना होता है, रजिस्टर्स को देखना होता है जहाँ पे सारा डाटा परफॉर्म होगा, और उसके बाद जितनी भी कंप्यूटेशन है ये रजिस्टर्स के ऊपर ही होती है। इसमें हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स आ जाती हैं, कुछ रजिस्टर्स आ जाते हैं जो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो उनमें ये सारी हमारे पास जो रजिस्टर्स में कंप्यूटेशन परफॉर्म की जाती है। मैनी कंप्यूटर्स हैव ओनली ए फ्यू हाई स्पीड रजिस्टर्स इन विच कंप्यूटेशंस कैन बी परफॉर्म क्विकली। तो बहुत से कंप्यूटर्स में जिनमें रजिस्टर्स की स्पीड हाई होती है, अच्छी स्पीड वाले रजिस्टर्स होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे कंप्यूटेशन की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी, जल्दी से परफॉर्म कर दिया जाएगा। और इसी तरह जिन कंप्यूटर्स में लो स्पीड रजिस्टर्स होंगे तो वहाँ पे जो हमारी परफॉर्मेंस होगी कंप्यूटेशन वो डेफिनेटली लो होगी। A good code generator would attempt to utilize register as an efficiently as possible। जितना एफिशिएंट होंगे रजिस्टर, जितने हमारे पास रिलायबल रजिस्टर्स होंगे, उस हिसाब से हमारी कंप्यूटेशन परफॉर्म होगी। अगर हमारे पास रजिस्टर्स लो लेवल के होंगे, लो स्पीड के होंगे, तो डेफिनेटली हमारी जो भी कोड जनरेशन होगी, जो भी हमारे पास उसकी कोड को जनरेट करना होगा, वो हमारे पास उसकी स्पीड लो होगी, परफॉर्मेंस उसकी लो होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल मैनेजमेंट और बुक कीपिंग। अब हमने जो भी प्रोसेस करना होता है उसको हमने कहीं पे रिकॉर्ड भी करना है। ए कंपाइलर नीड्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डाटा ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन द सोर्स प्रोग्राम। जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी प्रिंसिपल्स, रूल्स, एलिमेंट्स हमारे पास इसमें सोर्स प्रोग्राम में अपीयर किए जाते हैं, उसको हमने कलेक्ट भी करना होता है, ठीक है, उसका हमने रिकॉर्ड रखना होता है। तो कंपाइलर नीड्स to collect information about all the data objects
जितने भी हमारे पास डाटा ऑब्जेक्ट्स होंगे होंगे उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। डैट अपीयर्स इन दी सोर्स प्रोग्राम, जो सोर्स प्रोग्राम में अपीयर होते हैं। दिस द इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा ऑब्जेक्ट्स इज कलेक्टेड बाय द अर्ली फेज ऑफ कंपाइलर लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालाइजर्स। कंपाइलर लेक्सिकल फेज में और हमारे पास पहला था लेक्सिकल और दूसरा सिंटैक्स एनालाइजर, ठीक है। इसको हम सिंटैक्स एनालाइजर भी कह सकते हैं, सिंटैटिक एनालाइजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके ये दो नाम हैं। तो इन दोनों फेजेस में इन सारी जो कलेक्शन होती है, जो भी हमारे पास डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी कलेक्शन कर ली जाती है। द डाटा स्ट्रक्चर यूज टू रिकॉर्ड दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सैम्पल टेबल। तो इस सारे स्ट्रक्चर को जो चीज़ें रिकॉर्ड करता है, इसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास एरर हैंडलर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। डेफिनेटली किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई एरर्स आ जाते हैं तो उनको डीबगिंग करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो स्टेप होना चाहिए उसको चेक करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कंपाइलर इज़ द डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एरर्स इन ए सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम में अब प्रोग्रामिंग करते हुए, कोड को लिखते हुए, जनरेट करवाते हुए कोई भी अगर किसी किस्म की डिटेक्शन एरर हो जाता है, एरर डिटेक्ट हो जाता है, तो उसको रिपोर्ट करना, एरर को हमने उसको उधर से निकालना, डिटेक्ट करना और रिपोर्टिंग करना, ये सारा किस फेज़ में आ जाता है? एरर हैंडलर्स में। द एरर मैसेज शुड अलाउ द प्रोग्रामर टू डिटरमाइन एग्जैक्टली वेयर द एरर हैव अकर्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट है कि प्रोग्रामर के लिए बड़ा इजी है कि एरर को ढूंढना, उसको कहाँ पे वो एरर आ रहा है। तो ये जो हमारे पास एरर हैंडलर्स हैं, ये प्रोग्रामर को हेल्प आउट करते हैं एरर को ढूंढने में, उसको लोकेट करने में कि यहाँ पे इस जगह पे एरर है। क्योंकि अगर हमारे पास 100 लाइंस का कोड हो और उसमें एरर ढूंढना पड़ जाए और एरर हैंडलर्स अगर हमें मदद ना करें, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये काम होगा कि हमें एक एक लाइंस को, एक एक करैक्टर को देखना पड़ेगा और फिर जाके कहीं पे हमें एरर मिलेगा। एरर्स में अकर इन ऑल और द फेजेस ऑफ ए कंपाइलर। Whenever a phase of the compiler discovers an error, it must report to the error handler, ठीक है। जब भी हमारे पास किसी भी फेज़ में एरर अकर होगा, ठीक है, तो उसी टाइम एरर हैंडलर को रिपोर्ट कर दी जाएगी, विच इशूज़ एन अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक मैसेज, ठीक है। तो वो उसी टाइम प्रोग्रामर को मैसेज उसी टाइम दे दिया जाएगा कि ये हमारे पास एरर हैंडलर की तरफ से मैसेज आया कि प्रोग्राम में एरर आ गया। बोथ ऑफ द टेबल मैनेजमेंट एंड एरर हैंडलिंग रूटीन्स इंटरेक्ट विद ऑल फेजेस ऑफ द कंपाइलर। डेफिनेटली जी, इन दोनों फेजेस ने इन दोनों जो हमारे पास फेज़ हैं, टेबल मैनेजमेंट और एरर हैंडलिंग। टेबल मैनेजमेंट ने क्या करना होता है? सारा रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है, और एरर हैंडल ने एरर को हैंडल करना होता है, ठीक है। उनकी लोकेशन को लोकेट करना होता है कि किस लोकेशन पे एरर आ गए हैं। तो सारे फेजेस इन दोनों के अंडर होते हैं, इन दोनों ने सब पे ध्यान रखना होता है। उसके पास द पार्सर। पार्सर में अब हम क्या देखेंगे? द पार्सर हैज़ टू फंक्शन। इट चेक्स इफ द टोकन फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर अकर इन द पैटर्न डैट द प्रीमिटेड बाय द स्पेसिफिकेशन फॉर द सोर्स लैंग्वेज। तो इसने टोकन्स को चेक करना होता है जो कि हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर से हमारे पास आते हैं, ठीक है। एंड इट आल्सो इम्पोजेज, दूसरा इसका ये काम है, इट आल्सो इम्पोजेज ऑन टोकन एज ट्री लाइक स्ट्रक्चर that is used by the subsequent phases of the compiler। तो दूसरा इसका पॉइंट ये है। एग्जाम्पल हम इसकी देखेंगे। इफ़ ए प्रोग्राम कंटेन्स द एक्सप्रेशन a प्लस डिवाइडेड बाई b, आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस दिस एक्सप्रेशन माइट अपीयर टू बी सिंटैक्स एनालाइजर एज द टोकन सीक्वेंस id प्लस डिवाइडेड बाई id। तो इसको हम देखते हैं। ऑन सीइंग दिस डिवीजन, ये हमारे पास जो स्लैश है ये मैथमेटिकल में डिवीजन के लिए यूज़ होती है। द सिंटैक्स एनालाइजर शुड डिटेक्ट एन एरर सिचुएशन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दीज टू एडजेसेंट बाइनरी ऑपरेटर्स वायोलेट्स द फॉर्मुलेशन रूल्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब ये जो ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है फर्स्ट लाइन में, a प्लस डिवाइडेड बाई b, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये कोई समझ आने वाली एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब a के बाद प्लस भी है और डिवाइडेड बाई b भी है। डिवाइडेड
यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ डिवीजन का साइन होना चाहिए था, ताकि हमें पता चलता है कि ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए को बी में प्लस करना है, या ए डिवाइडेड बाय बी है, या ए को बी के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये दो इकट्ठे हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं इस एक्सप्रेशन में, तो ये इसमें एरर सिचुएशन वो बन गई है। तो एरर हैंडलर जो है हमारे पास इस तरह की जो भी सिचुएशन होगी तो उसको मार्क करके तो मैसेज भिजवा देगा प्रोग्रामर तक के प्रोग्राम में इस किस्म की यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। Syntax analysis is to make explicit the hierarchical structure of the incoming token stream by identifying which part of the token stream should be grouped। तो जो भी हमारे पास जो टोकन्स आएंगे, जितने भी उसमें ग्रुप्स होंगे या जितने भी अनग्रुप्ड होंगे, उन सब को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। एक और एग्जांपल इसकी हम देखेंगे, एग्जांपल a डिवाइडेड बाय b इंटू सी हैज़ टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। अब ये जो है हमारे पास इसकी दो इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। पहली कौन सी है जी? डिवाइड a बाय b एंड देन मल्टीप्लाई बाय c। जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, हम a को b के साथ डिवाइड कर सकते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर सकते हैं? c के साथ। दूसरी, मल्टीप्लाई b बाय c, हम पहले इस साइड को ले लेते हैं, b को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो जवाब आएगा उसको एक साथ डिवाइड कर देंगे। अब ये जो लिखा हुआ है ऊपर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, a डिवाइडेड बाय b एंड देन मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है, ये जो उस सबसे पहली लाइन में हमारे पास, तो ये देखकर हम हमारे माइंड में दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो पहले a और b को डिवाइड करके जो जवाब आएगा उसको हम c के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या पहले b और c को मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए उसको एक के साथ डिवाइड कर दें। ईच ऑफ दीज टू इंटरप्रिटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ए पार्स ट्री। तो ये दो किस्म की रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास पार्स ट्री में रिप्रेजेंट की जाती हैं। डेरिवेशन कैन बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय ए डेरिवेशन ट्री। ठीक है, या पार्स ट्री को हम क्या कह सकते हैं? डेरिवेशन, उसको डेरिवेशन ट्री भी कह सकते हैं। द रूट इज़ लेबल्ड बाय द स्टार्ट सैम्बल। अगर हमने मैथमेटिकल में रूट को लेबल करना है तो वो हम स्टार्ट सैम्बल से कर सकते हैं। ईच लीफ इज़ लेबल्ड बाय ए टोकन। ठीक है, जो भी हमारे पास लीफ होगा वो एक किसके साथ लेबल कर दिया जाएगा? टोकन के साथ। ईच इंटीरियर नॉन इज़ लेबल्ड बाय ए नॉन टर्मिनल सैम्बल। व्हेन ए प्रोडक्शन ए गिव्स x1, x1 इज़ xn इज़ डिराइव्ड नोड लेबल्ड बाय x1। अब जो हमारे पास x1 है, ये इससे हमने क्या चीज़ लेबल कर रहे हैं? नोड्स को। ठीक है, और जो हमारे पास xn है, xn आर मेड एज चिल्ड्रन नोड्स। ठीक है, xn जो हमारे पास होगा ये चिल्ड्रन नोड होगा, x1 जो हमारे पास होगा ये हमारे पास नोड्स लेबल्ड बाय x1। ठीक है, इसको हमने लेबल्स कर दिया नोड्स को, और जो हमारे पास a होगा, चिल्ड्रन नोड्स ऑफ नोड लेबल्ड बाय ए। जो ए होगा हमारे पास, ये हमारे पास चिल्ड्रन नोड्स को हमने लेबल किया हुआ है, और जो हमारे पास एक्स होगा, एक्स एन, ठीक है, एक्स एन आर मेड एज चिल्ड्रन नोड्स, इसको हमने चिल्ड्रन नोड के साथ लेबल कर दिया। दोबारा इसको बता देता हूँ, नोड लेबल्स बाय एक्स वन, जो एक्स वन होगा इसको हम किसके साथ लेबल कर रहे हैं? नोड्स के साथ, और जो एक्स एन होगा इसको चिल्ड्रन नोड्स के साथ हम लेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जिस पॉइंट की अगर आपको नहीं समझ आई तो आप अपने पास उसको राइट डाउन कर लें, तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जूम के सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।